तो जो वेस्ट बंगाल का जो सीन था, ये जब सीपीआईएम पावर में आई 1997 में 1977 में, तो उसके बाद से सीपीआईएम ने बहुत सारे काम करने की कोशिश की है, इन द सेंस ऑफ कि वोट वोट पॉलिटिक्स कैसे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाया, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन लाया, जिसमें जो लैंड लॉर्ड्स है, जो इलीट क्लास के जमींदार थे, उनसे लैंड लेकर गरीबों में लैंड को देना। उसके बाद कंसोलिडेटेड सपोर्ट अमंग रूरल पुअर, मतलब कि गरीब लोगों में कैसे उनको अपनी तरफ खींचने के लिए सेलेक्टिव सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें देखा गया। उसके बाद एक दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें एक उनकी तरफ से पार्टी कंट्रोल डिलीवरी मैकेनिज्म चलाया गया। अब आप इसको, इस क्रोनोलॉजी को आप समझेंगे, तो पार्टी कंट्रोल डिलीवरी मैकेनिज्म ये था कि हर एक चीज़ ये कहकर नहीं दी जा रही थी कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, या बहुत सारी चीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। गवर्नमेंट प्रोग्राम को एज अ पार्टी प्रोग्राम पब्लिश किया जा रहा था लोगों के सामने कि भाई ये तो पार्टी की सारे स्कीम्स हैं, हम आपको दे रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं दे रही, हम अपने पास से दे रहे हैं। और ये इनको बहुत फ़ायदा किया, रूरल इलाकों में इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसकी वजह से मिला, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि 1977 से लगभग 2011 तक, 30 सालों तक ऑलमोस्ट शासन किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया कि पार्टी सोसाइटी कॉन्सेप्ट। इसके अंदर ये था कि पार्टी विल कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। जैसे पार्टी विल इंटरफेयर इन इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिपेंडेंट थे, पार्टी विल इंटरफेयर इन क्लब्स, पार्टी विल फुटबॉल क्लब्स वहाँ पे जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस होते थे, उन पे कंट्रोल करना, इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल करना, बहुत सारे ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, इनके द्वारा एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी, ताकि इनके खिलाफ कोई जा ना पाए और इनको फायदा मिले उस सारी चीज़ों से। एज अ सबॉर्डिनेट बनाते थे अपने इंस्टीट्यूशन को, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद इनके इनका जो मॉडल था वो सेम एज अ कांग्रेस की तरफ ही था, या अपोजिशन के लीडर्स को हैरेसमेंट करना, किसी को कुछ ना बोलने देना, बहुत सारे जो राइट्स हो रहे थे, बहुत सारे जो राइट्स हो रहे थे, उनको डिसमेंटल करना, उनको ना करने देना। उसके बाद पोलराइज ऑन पार्टी लाइन, लोगों को भड़काना, हिंदू मुस्लिम और बहुत सारी चीज़ें करना, नक्सलवाद को बढ़ावा देना, इनकी नहीं हुआ था। और लेफ्ट की तरफ से बहुत सारे जो लेफ्ट के लोग थे उनके द्वारा वायलेंस किया जा रहा था। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आनंद मार्ग मॉन्क मर्डर 1982, जिसमें 17-18 मॉन्क्स को मार दिया गया था। उसके बाद सुपुर लिंचिंग हुई, उसके बाद मारी पाचू मसाकरे हुआ, जो कि ऑल ऑफ दिस हैज बीन डन बाई कौन, सीपीआईएम और उनके लेफ्ट विचारधारा के सपोर्टर्स। फिर इनका सिलसिला लगभग 2007 तक चलता है, और 2007 में आपने नंदीग्राम वायलेंस सुना होगा। नंदीग्राम वायलेंस इज प्रेमोनेंटली नोन फॉर लैंड एक्विजिशन, लैंड जमीन को हड़प कर, किसान लोगों से हड़प कर और उसे इंडस्ट्रीज को देना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बहुत सारी चीज़ों को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उनको देने के लिए किसानों से ज़मीन ली जा रही थी। इसी के विरोध में बहुत सारे किसान वहाँ, जो ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ गए और गवर्नमेंट के खिलाफ गए, जिसमें 50 लोगों की मृत्यु हो गई। और इसमें जो 50 लोगों की मृत्यु हुई, ये एक अपोजिशन को बहुत बड़ा फायदे पहुंचा चुका था। और यहीं से अब बंगाल में ममता बनर्जी का राइज देखेंगे कि ममता बनर्जी कैसे बंगाल में 2007-8 नंदीग्राम में जो हुआ, जो किसानों के साथ गलत चीज हुई, 50 लोगों की मृत्यु के बाद, कैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में आती है। और ममता बनर्जी को एक पॉइंट मिल गया इस पे, और उन्होंने 2011 में असेंबली इलेक्शंस में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कैंपेनिंग की, इसका यूज किया। और 2011 में फाइनली टीएमसी विल बी केपेबल टू थ्रो आउट लेफ्ट, और सीपीआईएम को बंगाल से पूरी तरह से बाहर करने में सीपीआईएम बहुत ही आसानी से उनको बाहर कर दिया। और फिर उसके बाद टीएमसी अपना गढ़ बना लेती है बनारस। टीएमसी फिर उसके बाद टीएमसी अपना गढ़ वेस्ट बंगाल में बना लेती है। और अब बारी आती है टीएमसी की। टीएमसी हैज़ बहुत सारी उन्होंने वादाएं की कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे सरकार में आने के बाद। टीएमसी के आने के जस्ट 9 महीने में ही, अब मैं एनसीआरबी की डाटा बता रहा हूँ, टीएमसी के आने के जस्ट 9 महीने बाद ही अपोजिशन के वर्कर्स की हत्या, 56 से अधिक सीपीआई मेंबर्स किल्ड 2011 पोल इलेक्शन के बाद से। और जो कि सीपीआईएम के द्वारा पंचायत को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टेट पॉलिटिक्स में, एक तरह से बहुत, आज भी वो बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है हमारे वेस्ट बंगाल में, क्योंकि पंचायत इलेक्शन भी डिसाइड कि कौन स्टेट में रहने वाला है या कौन स्टेट में नहीं रहने वाला। इसीलिए आप परस्पर तौर पर देखते हैं कि पंचायत इलेक्शंस में वायलेंस की और बमबारी, बम फेंक देना। अभी पिछले 2021 में या 22 में पंचायत इलेक्शन के दौरान बूथ कैप्चरिंग हो गई, बम फेंक दिया गया। और बहुत सारे एनसीआर के डाटा देखेंगे ना, जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, जो कि ऐसे ही हैं, जो लोग उसको फाइल ही नहीं करते, पुलिस वहाँ पे जाती ही नहीं है। उसके बाद जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी आती हैं, तो मर्डर का सिलसिला, वायलेंस का सिलसिला जारी रहता है। उसके बाद वाइड स्प्रेड 10 लोगों की मृत्यु हो जाना। फिर 2018 में जब पंचायत इलेक्शन होते हैं, उसमें अगर आप ऑफिशियल डाटा देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं आर्टिकल लगा दूंगा, उसमें देखिएगा कि 1978 से लेकर 2018 के बीच में पंचायत इलेक्शन पे अनइलेक्टेड सीट, और अनइलेक्टेड सीट्स कितनी जो परसेंटेज थी वो बढ़ती है। 1978 में लगभग 0.5 के परसेंट के करीब थी। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2010 में आ जाती है 5% के करीब, और रिसेंट ईयर में 2018 में देखा गया कि 34%, लगभग 20,000 से अधिक पंचायत के सीट्स अनइलेक्टेड रहे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। आप समझ सकते हैं कि और वहाँ पे कौन जीता वेस्ट बंगाल में, जो अनइलेक्टेड सीट थे वहाँ पे टीएमसी आई।
तो ये सारी चीज़ें इंडिकेशन है कि भाई वायलेंस भी खत्म नहीं हो पाया है। एक मेजर कंसर्न भी इस पे क्लेम उठता है कि भाई डिस्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग, भाई स्टेट में वायलेंस क्यों कंट्रोल में नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी हैज़ कंटिन्यूअस उनका रहता है स्टेट और सेंटर के साथ जो नहीं बनता है, उसको लेकर वो बहुत सारी चीज़ें कहती हुई आई हैं। पर इस तरह से वायलेंस का होना बहुत एक चीज़ दर्शाता है कि भाई स्टेट में हालत बहुत ख़राब है। एक और चीज़ 2019 जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें बीजेपी हैज़ एबल टू गेट 19 सीटें, 18 से 19 सीट उन्होंने बंगाल में 42 में से लाई, जो कि ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि लगभग 2 बार से उन्होंने रूलिंग करती हुई आई थी। और फिर 2021 में फिर चुनाव हुए, 2021 के चुनाव में भी ममता बनर्जी तीसरी बार इलेक्ट होकर वेस्ट बंगाल में आई। तो ये बहुत सारी घटनाएँ जो थी ना, इनके पीछे बहुत सोची समझी साजिश। और अब हम देखेंगे कि इनके ड्राइवर्स कौन है, पॉलिटिकल वायलेंस के ड्राइवर्स कौन है, इसको कौन इनिशिएट कर रहा है, इसको कौन आग चिंगारी दे रहा है। तो सबसे सबसे पहला रीजन में देखने को मिलता है कट थ्रोट पॉलिटिकल कंपटीशन। टीएमसी और भाजपा के बीच में बहुत ही काटी की टक्कर चल रही है, कौन अपने आप को स्टेब्लिश कर, दोनों पार्टियां अपने आप को वहाँ रखना चाह रही हैं, क्योंकि टीएमसी पहले से है और भाजपा अपने आप को उस स्टेट में अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश में लगी हुई है। उसके बाद रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, टीएमसी के द्वारा भी चीज़ें पहले से की जा रही हैं, जो सीपीआईएम द्वारा भी की गई और कांग्रेस के द्वारा भी की गई। उसके बाद जो एक एग्रीगेरियन कल्चरल जो पहले से चला हुआ आ रहा था, एग्रीगेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, जिसके कारण बंगाल में बराबर मतलब वायलेंस हुए हैं, जिसमें किसानों की जो बड़े जमींदार थे उनकी ज़मीन लेकर गरीबों में बांट देना, पीजेंट अपराइजिंग करना, लैंड रिफॉर्म्स लाना, जिसमें प्रोडोमिनेटली ऐसा दिखाना कि लैंडलॉर्ड्स और जो गरीब किसान हैं उनके बीच में ऐसे फ्यूडल लड़ाई की बनाना। उसके बाद सीपीआईएम के जो लीडर्स थे, सीपीआईएम के जो वर्कर्स थे, उनके द्वारा लैंडलॉर्ड्स को हटा देना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। फिर उसके बाद लैंड एक्विजिशन एक जो कि बहुत, जिसके कारण से लेफ्ट अपना ज़मीन खो चुकी बंगाल में 2007 के बाद, 2011 में जब चुनाव हुए, जिसके कारण ममता बनर्जी आई। उसके बाद बीजेपी के द्वारा कंटिन्यूअसली मुस्लिम अपीसमेंट का आरोप लगाना टीएमसी पे कि मुसलमानों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना या ऑल दिस थिंग, जिसके कारण बीजेपी उभर के आई वहाँ पे, और हिंदू मुस्लिम के कारण थोड़ी बहुत जो कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से दोनों पार्टियां वहाँ पे अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश में लगी हुई हैं। उसके बाद अभी जो चीज़ें चल रही है ना रिसेंट सिनेरियो में, पंचायत को एज अ बैटल ग्राउंड के तौर पे देखा जा रहा है। दोनों पार्टियां बीजेपी और टीएमसी दोनों चाह रही हैं कि वो पंचायत लेवल पे अपने आप को बहुत स्टेब्लिश करे, क्योंकि बहुत ऐसा माना जाता है कि जो जो भी पार्टी पंचायत लेवल पे कंट्रोल करेगी दे गोना रूल ओवर द स्टेट। और ये देखा गया है, जिसके कारण जो पॉलिटिकली डोमिनेंट और रूलिंग पार्टी है वो स्टेट में बहुत सारे वायलेंस के कारण बने हैं, जो कि अपोजिशन को दबाना। अभी एनसीआरबी की ही डाटा थी जिसमें 34% से अधिक अनइलेक्टेड सीट थे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो 20,000 से अधिक सीट्स पे कौन जीता, अल्टीमेटली तो टीएमसी आई। तो वो क्या किया, थ्रेट करो भाई, अपोजिशन में कोई खड़ा रहा है उसको बंद बैठा दो। तो ये सारी चीज़ें होती हुई आ रही हैं वेस्ट बंगाल में, देखा जा रहा है वैसे भी। उसके बाद एक और है कि पॉलिटिक्स ऑफ फियर। अब ये लोग फियर की पॉलिटिक्स खेलते हैं। फियर की पॉलिटिक्स क्या है, इनको डराओ, पहले पहले कम्युनल वायलेंस के नाम पे डराओ कि भाई हिंदू मुस्लिम को, दूसरा जमींदारों को लड़ाओ एक दूसरे के साथ, तीसरा अनएम्प्लॉयड यूथ को भड़काओ कि तुम अनएम्प्लॉयड यूथ को भड़काओ कि भाई तुम हमारे साथ आ जाओ। फिर उसके बाद फूड सोल्जर के तौर पर उनका यूज़ करना अगेंस्ट बोथ पार्टीज। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन। टीएमसी ने भी युवाओं को अपने तरफ भड़का के लाया कि भाई भाजपा के खिलाफ लड़ना है हमें, सेंटर के खिलाफ। भाजपा ने वहाँ पे रूटिंग की, यूथ को अपने यूथ विंग में जोड़ा, उसके बाद पार्टी टीएमसी के अगेंस्ट काम कराया। तो ये सारे सोशल डिवीजन जो थे ना, वो इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट को और भी लेवल पे ले जा रहे थे, जो कि स्टेट के अंदर वायलेंस को बहुत ही बढ़ावा दे रहा था। और भी बहुत सारे रीजन देखे गए हैं जिसमें फैमिली राइवलरी भी बहुत प्रेवनेंटली देखी गई है। पार्टी जिस भी पार्टी का डोमिनेंस रहा है जिस इलाके में, वहाँ पे वो अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए बहुत सारे वायलेंस, बहुत सारी चीज़ें लगातार इस वो करती हुई आई हैं। उसके बाद जो अभी रिसेंट सीनरी है ना, बीजेपी अग्रेसिवली अपने आप को स्टेब्लिश करने में लगी हुई है। ये 2011 के बाद जब टीएमसी आई, टीएमसी ने लगभग 3 बार से भी चीफ मिनिस्टर है, 2026 में चुनाव होने वाला है बंगाल में। भाजपा ने क्या किया कि सीपीआईएम के जो सपोर्टर्स थे उनको अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है पोस्ट 2019 लोकसभा चुनाव के बाद, जो कि ममता के लिए एक खतरा का निशान बन सकता है, क्योंकि आने वाले चुनाव में उनके खिलाफ ही ये बीज बोएंगे। और जो कम्युनल वायलेंस थे वो दोनों साइड से हो रहे थे, जिसके कारण जो बीजेपी है वो एज अपोजिशन में रह के जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बहुत सारे मोर्चे पे अपने दाव पे खेल रही है। और इसी देखिए, जब वायलेंस होता है तो काउंटर पार्ट भी होता है। बीजेपी ने भी बहुत सारे वायलेंसेस किए, उन्होंने भी टीएमसी के बहुत सारे वर्कर्स को मारा है। तो ये सारे एक दूसरे पे आरोप चल रहे हैं। अब जो बात आती है ना कि इसका यूनिक नेचर ऐसा क्यों है, क्यों वेस्ट बंगाल में इस तरह की घटनाएं हो रही। अभी मैं देख रहा था पिछले 3-4 सालों में जिस तरह की घटनाएं हुई, मैं आपको रिमाइंड करा दूं। मुर्शिदाबाद में जो वक्फ बोर्ड को लेकर हमला रॉयट्स हुए, जिसमें वह बिल पास हो गया, वह बिल सुप्रीम पार्लियामेंट में पास हो गया, राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर कर दिया गया। उसके बाद वहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको याद है कि अरे हमें तो वक्फ के खिलाफ राइट्स करना था, उनके खिलाफ हमें आंदोलन करना था। और जबकि सब बिल पास होने के बाद उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन में आप, मैं डिटेल्स देख रहा था, वीडियो ब्लॉग पे हमला करना, हिंदू घरों में जाके मारपीट करना, उसके बाद एक्ट के विरोध में सोने की दुकान को लूटना, वीडियो ऑफिस पे अटैक करना, लोकल पुलिस पूरी तरह से फेल हुई।
तो क्वेश्चन अराइज करता है ममता बनर्जी पे कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा स्टेट की सिक्योरिटी का, क्योंकि एक मेजर रीजन है क्रिमिनल वायलेंस का, जो कि रिलीजियस राइट्स हो गया, कम्युनल वायलेंस हो गया, तो इसमें देखा गया है। बाकी ममता बनर्जी अभी तक तो असमर्थ इसमें दिखाई दे रही हैं। इकोनॉमिकली भी वेस्ट बंगाल बहुत ही पीछे जा रहा है, मतलब आप देख सकते हैं। अभी मैं आप मुर्शिदाबाद के बाद आप ये देख लीजिए, एसएससी स्कैम देख लीजिए, जिसमें 25,000 से अधिक टीचरों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। इसमें जो पार्थ चटर्जी थे, जो कि टीएमसी के लीडर हैं, उनके यहाँ से 50 करोड़ रुपए मिला। और आप एसएससी स्कैम पे अगर आप रिसर्च करेंगे तो उसमें मैंने देखा कि पहले इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट में इन्होंने कहा कि आप रोल नंबर डालो तो आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। फिर उसके बाद बहुत सारा प्रेशर आया, हाई कोर्ट से जब प्रेशर आया तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम लिस्ट जारी करते हैं। फिर गवर्नमेंट के द्वारा लिस्ट जारी की गई। लिस्ट में ये देखा गया कि जो कम नंबर के बच्चे थे उनका सिलेक्शन हो गया, जो ज़्यादा नंबर है, जो अच्छे मार्क्स लाए थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको टोटली पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया और बोला कि 25,000 से अधिक जो टीचर थे उनकी इनवैलिड घोषित कर दिया उनको। उसके बाद अब जो प्रेजेंट में जो वहाँ के जो जो केपेबल कैंडिडेट्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कार्रवाई चल रही है। वो कह रहे हैं भाई हमने तो कुछ नहीं किया। जो जो पैसा लेके जो भी लोग पैसा लेके गए थे, जो भी पैसा दिए थे, उनका सिलेक्शन हो गया, बाकी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी इसमें इन्वॉल्व था वो सारे पैसे रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को लौटाएंगे। अब आप इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी उस पर सवाल उठता है कि भाई सेम चीज़ तो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी हुआ था, तो उसमें पैसे क्यों नहीं लौटाए गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा एक स्कैम के तौर पे इकोनॉमिकली भी पीछे किया जा रहा है वेस्ट बंगाल। फिर से उसके बाद बहुत सारे वायलेंस, आर्जिकर रेप केस से लेकर रिसेंट में लॉ कॉलेज में केस, रेप का केस, बहुत सारे ऐसे वायलेंसेस हो रहे हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता। बहुत सारे डाटा ऐसे हैं जो कि हो नहीं पाते, लिस्टेड नहीं हो पाते। तो लेट्स सी कि क्या इम्पैक्ट होता है कमिंग इलेक्शन में। अगले साल 2026 में चुनाव होने वाले हैं, और क्योंकि ममता बनर्जी 3 बार से वहाँ पे रूल कर रही है टीएमसी की, बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि भाई अपने आप को वहाँ पे स्टेबलिश किया जाए। इस बार बीजेपी और सीपीआईएम दोनों एक साथ हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये देखना रोचक होगा कि भाई सारी बीजेपी भी आने के बाद सेम चीज़ें कर रही है या नहीं कर रही है। तो बाकी ये रहा पूरे बंगाल का वायलेंस का। मैं जो ब्रीफ हिस्ट्री या जो भी कह लीजिए, ये था पूरा डाटा। बाकी मैं इसके साथ एक आर्टिकल अटैच कर दूंगा जिस आर्टिकल से मैंने बहुत सारे रिसर्च लिए हैं। तो हैंड्स ऑफ टू दैट गाय कि उन्होंने इस तरह के आर्टिकल्स, जो कि एक अंबर घोष करके हैं, वेस्ट बंगाल के ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक आर्टिकल है, मैंने उनको उसका रेफरेंस लिया है। और बहुत सारे मैंने जगह से अपने रिसर्च किए। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आपकी क्या ओपिनियन है इस पर कि वेस्ट बंगाल में इसके अलावा जो मैंने रीजन्स कवर किए उसके अलावा क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो मिलते हैं फिर। नमस्कार, धन्यवाद।